इंडिया में है हाहाकार, क्योंकि बाजार गिर सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो ट्रंप है वो 50% से 500% के टैरिफ लगाने की धमकी दे चुका है। और जो वैल्यू इन्वेस्टर है वो हो चुका है खुश, क्योंकि अब महंगी चीज सस्ती होगी। और आज की डेट के अंदर काफी सारी महंगी चीज सस्ती हो चुकी हैं। और आज ऐसे ही हम 5 कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो कि काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे दिख रही हैं। ये जो पांचों की पांचों कंपनियां हैं ये हाई ग्रोथ सेक्टर में काम करती है और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइसिंग पावर है। अब जो प्राइसिंग पावर होती है ये एक रामबाण इलाज है। जब बाजार में तहलका हो तो ये कंपनियां क्यों सरवाइव करती हैं? क्योंकि प्राइसिंग पावर है। प्राइसिंग पावर का सिंपल मतलब हो गया कि अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई तो वो अपना प्राइस पास ऑन कर देंगे अपने कस्टमर को। और जो कस्टमर है वो हाई पेइंग कस्टमर होता है, तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट में उसको ऐसा फर्क भी नहीं पड़ता। तो ऐसे कौन से 5 स्टॉक हैं जो कि हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और इसी के साथ साथ प्राइसिंग पावर है और एक अच्छी ब्रांड वैल्यू अपनी बना चुके हैं? ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो अपनी एनालिसिस जरूर करना इन्वेस्ट करने से पहले। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फीमेल सेंट्रिक इंडस्ट्री से, क्योंकि यहां पर जो ग्रोथ है वो बढ़ने वाली है। क्योंकि जो वर्क फोर्स है फीमेल की इंडिया के अंदर वो लगातार बढ़ती जा रही है। रूरल एरिया में जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अर्बन में जो कॉर्पोरेट जॉब्स है वहां पे फीमेल बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। अभी तक जो फीमेल्स थी वो इतना पैसा नहीं कमा पाती थी, इसीलिए वो अपनी सेहत पे, अपने बच्चे की सेहत पे इतना ज्यादा खर्च नहीं कर पाती थी। लेकिन जब पैसा उनके पास होगा, घर की मालकिन वो होंगी, वो अपने और अपने बच्चे की फ्यूचर के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। और बच्चे की केयर की शुरुआत तब से शुरू हो जाती है जब वो पैदा होता है। आज तक कोई भी इस सेक्टर में स्पेशलाइज्ड नहीं था, लेकिन एक कंपनी आई जो कि इस इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर रही है। और ये जो कंपनी है ये स्पेशलाइज्ड है न्यूबॉर्न में और पीडियाट्रिक में। इस कंपनी का नाम है रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर ऑपरेट्स करता है मल्टी स्पेशलिटी पीडियाट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक्स और गाइनो के अंदर। इसकी हॉस्पिटल चेन अक्रॉस इंडिया है। ये कंपनी ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, जैसे कि न्यूबॉर्न, पीडियाट्रिक, इंटेंसिव केयर और पीडियाट्रिक में ये मल्टी स्पेशलिटी चेन को ऑपरेट करती है। इस हॉस्पिटल की जो चेन है वो टियर 1 को टारगेट करती है, मतलब 9 सिटीज में इनके 22 से ज्यादा हॉस्पिटल हैं और 5 से ज्यादा क्लिनिक, और बेड साइज 2000 से ज्यादा है। और जो हमारा भारत है माँ और बच्चे को लेके काफी सेंसिटिव है, तो जो माँ है वो काफी सारा पैसा खर्च करेगी इस स्पेशलाइज्ड एरिया में। अगर हम बात करें इस कंपनी की, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पीई 50 का है, ROCE 18.7, ROE 17.8 के आसपास। अगर हम इसके प्राइस एक्शन की बात करें तो ये अच्छे खासी ग्रोथ दिखा रहा था अपने आईपीओ के प्राइस से, उसके बाद एक अच्छे खासे ह्यूज डिस्काउंट पे मिल रहा है। एवरेज पीई इस कंपनी का हमें 53 के आसपास मिल रहा है, मतलब एक रीजनेबल प्राइस के आसपास आ चुका है। और ऑल टाइम हाई का जो पी रहा है वो रहा है 69 के आसपास। अगर हम इसके टॉप लाइन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर लेवल पे टॉप लाइन कंसिस्टेंट ग्रो कर रही है, वहीं पे जो बॉटम लाइन है यहां पर भी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ दिख रही है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रमोटर, एफआईआई, डीआई काफी बड़े स्टेक होल्ड करते हैं और जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 10% से कम है, जो कि एक अच्छा साइन है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। लेकिन क्या ये जो कंपनी है ये अमेजिंग है? नहीं, इस कंपनी के भी अपने रूल्स हैं और अपने इश्यूज हैं। जैसे ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है एक सेगमेंट में, मतलब न्यूबॉर्न में, पीडियाट्रिक में और गाइनो में, इसका जो टेलविंड है वो बहुत ज्यादा है। मतलब अगर हम टैम की बात करें, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, ये लिमिटेड हो जाता है। अगर मैं इसको अपोलो से कंपेयर करूं तो जो अपोलो का मार्केट है वो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम बात करें न्यूबॉर्न्स की, वो मार्केट लिमिटेड है। यहाँ पे जो दूसरा इशू आता है कि टियर 1 के अंदर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ऑलरेडी कम होना शुरू हो चुके हैं। इसके पीछे सिंपल रीजन है, ज्यादातर लोग जल्दी शादी नहीं कर रहे और जो शादी कर रहे हैं वो भी बच्चे पैदा करने में डिले कर रहे हैं, जिस वजह से इस इंडस्ट्री में एक छोटा सा इशू देखने को मिल सकता है। तीसरा इशू जो कंपनी फेस कर रही है वो ये है कि जो न्यूबॉर्न है ये कोई मेजर क्रॉनिक डिजीज नहीं है, मतलब ये यहाँ पे भी करा सकते हैं, कहीं और भी करा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कैंसर की बात करूं या किसी और तरीके के इश्यूज की, ये क्रॉनिक डिजीज में से आ जाता है, मतलब ये जल्दी से जल्दी और अच्छी से अच्छी जगह फिक्स होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे थोड़े से इश्यूज रहेंगे। लेकिन ये कंपनी अपने हॉस्पिटल चेन्स को बड़ा कर रही है, तो देखने वाली बात है कि ये इस सिचुएशन से डील कैसे करती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये कंपनी अच्छी इसलिए लगती है कि जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है, उनकी इनकम बढ़ रही है, वो अपनी हेल्थ को लेकर के काफी कॉन्शियस होगी और गाइनो के अंदर ये स्पेशलाइज करती है
और इंडिया की टियर 1 जनता जिसके पास हाई प्राइस पे करने की कैपेबिलिटी है, ये उसको टारगेट करती है। मतलब हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ये कंपनी काम करती है, इसलिए आपकी नजरों में फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जरूर होनी चाहिए। अब जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत हुई थी एक इंसल्ट से। जमशेदजी टाटा जब ब्रिटिश के एक होटल में जाते हैं, वहां पे उन्हें एंट्री नहीं मिलती, और ये समय है 1903 का। उस समय पर जो हमारा देश था वो काफी स्ट्रगल कर रहा था, तो 5 स्टार होटल खोलना तो दूर की बात है। और उस समय पे पैदा होती है ये होटल जो कि लगातार ग्रो करती रहती है। एक टाइम तक ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसके बाद टर्न अराउंड करके खुद को प्रॉफिटेबल भी करती है और इंडिया की लग्जरी इंडस्ट्री को रिफॉर्म भी करती है। इंडियन होटल इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटैलिटी कंपनी है और ये मेनली लग्जरी सेगमेंट में काम करती है और लग्जरी और मिड स्केल सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है। इस कंपनी के जो होटल हैं ये 12 कंट्रीज में अवेलेबल हैं, ओवर 100 सिटीज। और अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो ये 98,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ आती है। स्टॉक का PE 58 का है, ROCE 72.2 और ROE 16.1। ये जो कंपनी है ये बढ़िया क्यों है इसको समझो। अगर हम इंडियन लग्जरी होटल्स की बात करें तो यहां पर प्राइसिंग पावर होती है। प्राइसिंग पावर मतलब जो ताज का होटल आज आपको 10,000 का मिल रहा है, आने वाले टाइम पे वो 12 से 15 का हो जाए तो जो इसके कस्टमर है उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 12,000 रुपए के होटल में जो रुक रहा है वो कोई आम आदमी तो होगा नहीं, वो अमीर होगा और वो लग्जरी प्रेफर करता है। और इसी वजह से यहाँ पे जो प्राइसिंग पावर है ये इनके हाथ में है। अगर हम बात करें इंडिया की गरीबी की तो इंडिया में बड़ी गरीबी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम अमीरी की बात करें तो यहाँ पे अमीर भी बहुत है। और जब अमीरों की बात होती है तो वहाँ पे प्राइस सेंसिटिविटी पूरी तरीके से हट जाती है। अगर हम बात करें किसी भी इंडस्ट्री की जो कि लॉन्ग टर्म में हाई ग्रोथ इंडस्ट्री बनती है, उसके पास प्राइसिंग पावर हमेशा होती है और यही बेनिफिट आपको इस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके प्राइस एक्शन की बात करें तो 3 साल में एक अच्छी ग्रोथ दिखी और लास्ट 1 साल से ये कंसोलिडेट कर रहा है। कंपनी का जो PE है करंटली 60 के आसपास हमें दिख रहा है और एवरेज PE 64 के आसपास है, मतलब अपने ऑल टाइम लो के आसपास ये जाने वाला है कुछ ही टाइम में। अगर हम बात करें इसके टॉप लाइन की तो कंसिस्टेंट तरीके से ग्रो कर रही है, वहीं पे जो बॉटम लाइन है वो थोड़ा सा इशू फेस कर रही है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, जो इंडिया की लग्जरी मार्केट है वो धीरे धीरे करके खुद को रिफॉर्म कर रही है और जो कंपटीशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन अगर एक लीडिंग प्लेयर ऑलरेडी इस मार्केट के अंदर है तो वो ज्यादा टाइम तक परेशान नहीं होगा। इंडिया के अंदर जो ट्रैवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और काफी ज्यादा इंस्पायर कर रहा है लोगों को, जिस वजह से जो जेंजी हैं वो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं और वो लग्जरी के शौक पाल रहे हैं। काफी सारे जेंजीज जो कि लग्जरी को अफोर्ड नहीं भी कर सकते वो भी लोन लेकर के किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हैं या फिर बड़े बड़े होटल में स्टे कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम इसके पीछे सबसे बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि वो जो लग्जरी होटल के पीछे फोटो खींच के डालने पे लाइक्स मिलते हैं ना, उसको तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये इसी तरीके से ग्रो करते रहेंगे? नहीं, इसके पीछे भी इशू है। ये मनी इंटेंसिव बिजनेस है। एज ऑफ नाउ ये एसेट लाइट बिजनेस पे काम कर रहे हैं, मतलब एक जगह लेते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं होटल के अंदर और उसको रेंट आउट करते हैं। लेकिन अगर इन्हें यहां से भी ग्रो करना है तो काफी सारा पैसा लगेगा नई नई जमीनों को एक्वायर करने में, नए नए होटल्स खोलने में। तो ये देखना पड़ेगा कि आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल कैसे ग्रो करेंगे। इंडिया की जो मिडिल क्लास है उसको लग्जरी की आदत है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अच्छा रह सकता है। क्या मैं कह रहा हूं कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन है? नहीं, प्लीज बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझना। ये जो कंपनी है काफी अमेजिंग लग रही थी तो इसी वजह से मैंने आपके सामने इसकी एनालिसिस रखी है। प्लीज एनालाइज करने के बाद इन्वेस्ट करना है नहीं करना उसका डिसीजन आप खुद लेना। अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो कि पर्दे के पीछे से अपनी पेरेंट कंपनी को तो सपोर्ट कर रही थी, लेकिन कभी फ्रंट लाइन पे उसे खेलने का मौका नहीं मिला। और ये कंपनी भी सेम इंडस्ट्री में काम करती है जिसको कहते हैं होटल इंडस्ट्रीज। और जब से ये डीमर्ज हुई है अपने पेरेंट कंपनी से, काफी ज्यादा नजरें इस कंपनी के ऊपर आ चुकी है। एक्सपर्ट का भी कहना है कि ये जो इंडस्ट्री है ये 10 से 12% के CAGR से ग्रो कर रही है और यहां पे ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर होल्ड करती है। ये कंपनी कोई दूसरी नहीं, ITC होटल है। ITC जो कि टबैको बिजनेस के अंदर है, जहां पे जो गवर्नमेंट है वो लगातार टैक्स बढ़ा करके इसके बिजनेस को खराब करती है। जब से ITC अलग हुई है, डीमर्ज हुई है, ये लग्जरी सेगमेंट में लगातार ग्रो कर रही है। ITC होटल इंडिया की हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जो कि ऑपरेट करती है, मैनेज करती है होटल्स
ओवर 100 होटल्स इनके पोर्टफोलियो में है और थर्ड लार्जेस्ट होटल चेन है इंडिया के अंदर। आईटीसी होटल के अंदर ये काफी सारे ब्रांड को ओन करती है, जैसे कि आईटीसी होटल, मेमेंटोज, स्टोरी, वेलकम होटल, फॉर्च्यून एंड वेलकम हेरिटेज। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जैसे हमने बात की टीयर 1 होटल जैसे कि इंडियन होटल, उसके हाफ मार्केट प्राइस पे ये बैठी हुई है, मार्केट कैप पे ये बैठी हुई है। स्टॉक का पीई 54 के आसपास का है, आरओई 19.6 और आरओई यहाँ पे 6.6 के आसपास है। प्राइस एक्शन की बात करें तो 2025 जैन में ये लिस्ट हुई थी और लास्ट एक साल में ये प्राइस डिस्कवरी फेस में है और अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास ये आ चुकी है। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो यहाँ पे वैल्यूएशन ज्यादा देखने के लिए नहीं है, लेकिन 69 से नीचे इसकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव बन जाती है, ये एक्सपर्ट का कहना है। अगर हम टॉप लाइन की बात करें तो रेवेन्यूज में इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि रिसेंटली डीमर्ज हुई है, लेकिन टॉप लाइन फिर भी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो होती हुई दिख रही है। अगर हम बॉटम लाइन की बात करें तो बॉटम लाइन भी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो होता हुआ दिख रहा है। प्रमोटर हो गया, एफआईआई हो गया, डीआई हो गया, इन सब की होल्डिंग इस कंपनी के अंदर बढ़िया है। अगर इंडिया का लग्जरी सेगमेंट ग्रो करेगा, जिसके चांसेस हाई हैं, तो ये कंपनी भी ग्रो करते हुए दिख सकती है। अगेन मैं बोलूंगा ये बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये इंडस्ट्री काफी अमेजिंग है, तो इसलिए आपके सामने मैं स्टॉक और आपके सामने मैं ये कंपनी को एनालाइज कर रहा हूं। अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो 1935 में एस्टेब्लिश हुई थी, उसके बाद 2008 तक ये कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको रिवाइव किया, क्योंकि जो इसके एनपीए थे काफी बढ़ गए थे, लेकिन गवर्नमेंट आती है और पैसा इंजेक्ट करती है। जहां पे ये कंपनी मार्केट कैप होल्ड करती थी 3000 के आसपास और लोगों ने सोचा था ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, इसका रिवाइवल नहीं हो सकता, लेकिन सरकार ने पैसा इंजेक्ट किया, एनपीए कम करे, जिसके बाद ये कंपनी सिर्फ ऊपर की ट्रेजेक्टरी में मूव कर गई। लेकिन ये कंपनी का जो टर्न अराउंड हुआ इतना आसान नहीं था और आने वाले टाइम पे भी क्या क्या रिस्क है ये भी समझाऊंगा। इस कंपनी का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंगेज करता है प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज। इसका सेगमेंट इंक्लूड करता है ट्रेजरी, कॉर्पोरेट, होलसेल बैंकिंग के अंदर, रिटेल बैंकिंग के अंदर और अदर बैंकिंग ऑपरेशंस के अंदर। ये जो कंपनी है ये एक पीएसयू कंपनी है, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकार इसकी ओनर है और यहां पर जो एनपीए है ये एक मेजर रिस्क बनता है। अगर आप रिसेंटली देखोगे तो एक मेजर खबर आती है श्री ग्रुप की, जहां पे वो स्कैम करते हैं और वहां पर भी जो पीएनबी है वो वन ऑफ द मेजर बैंक है जिसने उसको लेंड किया था। इसी वजह से जो पीएसयू कंपनीज होती है, स्पेशली बैंक्स होते हैं, यहाँ पे एनपीए की प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाती है। एक अच्छी चीज ये है जो श्री ग्रुप है जो कि बेस्ड है मुंबई से, उसके स्कैम में ये वाला बैंक नहीं था, मतलब इनके जो ऑर्डर बुक्स हैं ये काफी हद तक क्लीन हो चुकी है, मैनेजमेंट काफी अच्छे से काम कर पा रहा है। स्टॉक की बात करें तो 45,000 करोड़ के आसपास है और एक टाइम पे 3,000 करोड़ के आसपास चला गया था, मतलब बैंकरप्सी के कगार पे। गवर्नमेंट ने पैसा डाला तो बैंक अच्छे से मोबिलाइज कर पाया। स्टॉक का पी 7.9 के आसपास है, लेकिन बैंक्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही डेट इतना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बैंक का काम लोन लेना, आगे लोन देना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं प्राइस टू बुक की बात करूं तो 1.53 के आसपास है और रिटर्न ऑन एसेट 1.64, मतलब जितना पैसे ये लगा रहे हैं एसेट क्रिएट करने में और एसेट की क्वालिटी को मेंटेन करने में वो अच्छा है, क्योंकि एसेट क्वालिटी अच्छी है और प्राइस टू बुक भी अच्छा है, मतलब 1 रुपए के लिए आप 1 रुपए ही पे कर रहे हो। काफी ओवर एक्सपेंसिव ये कंपनी एज ऑफ नाउ नहीं है। और हम प्राइस एक्शन की बात करें तो जैसे मैंने बताया एक टाइम पे दुरुस्त हो गई थी, 2018 के आसपास ऐसा लगा था ये बर्बाद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने जब से इसमें ग्रोथ दिखाई है, ये कंपनी एक अच्छे प्राइस एक्शन हमें दिखा रही है। कंपनी के रेवेन्यूज की बात करें तो आप देख सकते हो 2018 तक ये लॉस मेकिंग हो चुकी थी, डेट भर गया था इसके अंदर, लेकिन सरकार आती है, पैसा डालती है, एनपीए कम करती है, जिस वजह से ये कंपनी वापस से अपने जो बॉटम है वो ग्रो कर पाती है और टॉप लाइन भी ग्रो कर पा रही है। अगर आप देखोगे जो ग्रॉस एनपीए है वो मैनेजेबल है और इवन जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो कम हुए हैं और नेट एनपीए भी कम होते हुए दिख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि ये बैंक लास्ट टाइम बर्बादी इस वजह से हुआ था क्योंकि एनपीए बढ़ गया था। इस बार इन्होंने एनपीए को मैनेज किया और इस बार कॉर्पोरेट लेंडिंग में ज्यादा पैसा नहीं दे रही है, ये रिटेल लेंडिंग में जा रहे हैं, तो मतलब क्या है, टिकट साइज छोटा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन एनपीए एक ऐसी चीज है जो सरकारी बैंक में हमेशा एक रिस्क बना करके रखती है, तो एनपीए के ऊपर आपकी नजरें हमेशा रहनी चाहिए। और अगेन मैं यही बोलूंगा कि कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, अपनी एनालिसिस जरूर करना खरीदने से पहले। और जब बात इंडिया की हो तो इंडिया के जो इश्यूज हैं वो आने वाले टाइम पे पैसा बनाएंगे काफी सारी इंडस्ट्रीज के लिए। इंडिया के अंदर खाना पीना हवा ये तीनों ही खराब हो चुकी है, जिससे जो बीमारी है वो आने वाले टाइम पे बढ़ती ही जाएगी। अब बढ़ती ही जाएगी तो ये चीज अमीर हो या गरीब हर किसी को इंपैक्ट करेगी, क्योंकि हवा तो हर किसी के लिए सेम है। आप कितने भी एयर प्यूरिफायर लगा दो, लेकिन जो नेचुरल एयर है आप उससे बच के तो कहीं नहीं जा सकते। इसीलिए एक ऐसा हॉस्पिटल सेक्टर हमें जरूर देखना
आना चाहिए जो कि लग्जरी सेगमेंट को टारगेट करे। शुरुआत टीयर 2 और टीयर 3 से जरूर हुई थी, लेकिन अगर लग्जरी हॉस्पिटल की बात हो तो इनका नाम आज की डेट में सबसे ऊपर आता है। आप इसको मेदांता के नाम से जानते होंगे। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी टेरिटरी केयर प्रोवाइड करता है, ऑपरेट करता है नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन में इंडिया के। ये जो कंपनी है इसकी स्पेशलिटी है कार्डियोलॉजी और कार्डियक साइंस के अंदर, और भी अलग अलग तरीके की स्पेशलिटीज आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। और ये जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम पे ग्रो करने वाली है, क्योंकि खाना पीना हमारा खराब हो चुका है। मतलब आप देखोगे आज यंग लोगों को भी कार्डियक इश्यूज होने शुरू हो चुके हैं, लीवर इशू होना शुरू हो चुके हैं। और हम बात करें इसके मार्केट कैप की, 31,000 का मार्केट कैप है। इसका स्टॉक का पी 52 के आसपास है। एक क्वेश्चन आएगा, ये सारे स्टॉक के पी 50 के आसपास क्यों दिख रहे हैं? जो कैश फ्लो है वो काफी स्ट्रांग होता है, इसलिए भी वैल्यूएशन हाई मिलती है। इसलिए आप देखोगे जो हाई कैश फ्लो वाली कंपनी है उसकी वैल्यूएशन आपको हाई दिखते हैं। यही रीजन है ये सारी कंपनी 50 के पी के ऊपर ट्रेड कर रही है। और हम बात करें आरओसीई की तो 19 का है, आरओई 16.5 का है। प्राइस एक्शन जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है ये अपने प्राइस डिस्कवरी फेज में थी और मोस्ट प्रॉब्ली कुछ टाइम में प्राइस डिस्कवरी फेज अपना खत्म कर लेगी। अगर हम बात करें इसके मेजर सपोर्ट के तो अपने मेजर सपोर्ट के आसपास ये कंपनी दिख रही है। टॉप लाइन की बात करें कंसिस्टेंसी के साथ टॉप लाइन बढ़ रहा है। बॉटम लाइन की बात करें ईयर ऑन ईयर लेवल पे कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम देखने की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें अच्छा दिख रहा है। जो पब्लिक में शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये भी आपको दिखेगा बड़े इन्वेस्टर्स के पास है, तो पब्लिक जैसे आप और मैं इस कंपनी के अंदर काफी कम होल्ड करते हैं। तो ये वो 5 कंपनियां थी जो कि ट्रम्प 500% टैरिफ बिल लगा दे तो भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाई प्राइसिंग पावर भी होल्ड करती हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं। अगर कोई भी स्टॉक आप खरीदो तो प्लीज अपने एनालिस्ट से सलाह लेकर के ही खरीदना।